में 36 नए वुज़रा के हलफ लेने के 5 दिन बाद भी कलमदानों की तकसीम नहीं हो सकी है। समझा जाता है कि महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद की हुकूमत के वुज़रा के दरमियान आज कलमदानों की तकसीम कर दी जाएगी। बताया जाता है कि एनसीपी लीडर अनिल देशमुख को मिल सकता है वजारत दाखिला का जिम्मा। हुकूमत महाराष्ट्र में वजारती कलमदान के मुतालिक अभी तक हतमी फैसला नहीं हो पाया है। उद्धव ठाकरे काबीना में 3 मुस्लिम काबीनी वुज़रा और 1 मुस्लिम वजीर बराए ममलिकत ने हलफ लिया है। काबीनी दर्जे का हलफ लेने वाले वजीर नवाब मलिक का कहना है कि जल्द ही काबीनी कलमदान की तकसीम का ऐलान मुमकिन है। हुकूमत महाराष्ट्र में जो है वो काबीनी कलमदान के ताल्लुक से जो है वो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में अभी भी फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन बहरहाल 4 मुस्लिम वज़रा को जो है इसमें शामिल किया गया, जिसमें एक नवाब मलिक साहब भी हैं हमारे साथ। नवाब मलिक खुद यहाँ पर मौजूद हैं। एक बात ये बताइए कि 5 साल तक जो है वो मुसलमानों को वजारत में शामिल नहीं किया गया था बीजेपी शिवसेना की हुकूमत में। इस मतलब 4 उम्मीदवारों को, 4 मुस्लिम चेहरों को लिया गया है। क्या मुसलमान ये उम्मीद करें कि इन 5 सालों में जो है कुछ हो पाएगा अक़लियतों के लिए? बिल्कुल। पिछले 5 साल में जब बीजेपी की सरकार थी, एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं थे, ये सच्चाई है। एनसीपी से 2 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, कांग्रेस से 1 कैबिनेट और शिवसेना ने 1 एमओएस बनाया है और 4 मिनिस्टर बनाएंगे, ये सच्चाई है। जहाँ तक मुसलमानों के मसाइल हैं, जो माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसका बजट 350 करोड़ है, 1000 करोड़ तक ले जाना सबसे पहले। अलग अलग स्कीमें बनाना, जो सेंटर की स्कीम प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप की थी, उसका टारगेट पूरा नहीं होता था, उसे पूरा करना। कुछ नई स्कीमें बनाना, और जो मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन का फैसला हमारी सरकार में हुआ था, उस फैसले को दोबारा करके कानून बना के मुसलमानों को रिजर्वेशन देना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और हम उसे पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन नवाब मलिक साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक जो है वो कलमदान की तकसीम पर मोहर नहीं लग पाई है। अक़लियती उमूर की वजारत क्या आप कबूल करोगे अगर आपको मिलती है तो? बिल्कुल, अगर मुझे दी जाएगी जिम्मेदारी तो बिल्कुल करेंगे। जो भी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिलेगी पूरी तरह से निभाएंगे, और अगर अक़लियती उमूर का दिया जाता है तो ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे। पेच कहाँ अटक रहा है? जो कलमदान की तकसीम के ताल्लुक से मामलात हैं उसमें पेच कहाँ अटक रहा है? मतलब कहाँ बातचीत जो है वो कम होती दिखाई दे रही है? नहीं, कोई पेच कहीं नहीं है। कल तक कलमदानों की तकसीम हो जाएगी। जो भी 3 पार्टियां हैं तो जिम्मेदारी किसे कौन सी दी जाए, कौन कौन से विभाग किसके पास रहेंगे, तो मुख्यमंत्री के साथ बैठ के तीनों पार्टी के नेता तय करेंगे और कल तक कलमदानों का तकसीम करने का काम हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में जो है वो अभी तक कलमदान की तकसीम नहीं हो पाई है। बहरहाल इस ताल्लुक से जो है वो चर्चा शुरू है। अब देखना यह है कि चर्चा जो है वो किस मोड़ पे जाती है, और कलमदान की तकसीम में जो है वो एनसीपी के साथ साथ कांग्रेस को जो है वो इंसाफ मिल पाता है कि नहीं। कैमरा पर्सन संतोष दिसले के साथ मुजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मुंबई में जुमे की नमाज के बाद पुरअमन तरीके से शहर तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज हुआ। मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर वाक़े मीनारा मस्जिद के बाहर दस्तखती मुहिम का इनेकाद भी किया गया। मुहिम में हज़ारों की तादाद में लोगों ने दस्तखत के जरिए एहतजाज दर्ज करवाया। वहीं दूसरी जानिब मस्जिद बिलाल के बाहर इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। मुंबई समेत महाराष्ट्र की बेशतर मसाजिद में जुमे की नमाज के बाद शहर तरमीमी कानून और एनआरसी को रद्द करने के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। वाज़ेह है कि एनआरसी और शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ लोगों में नाराजगी और गम गुस्सा है। एनआरसी के खिलाफ ये जमा हो रही है, और मीनारा मस्जिद ट्रस्ट जो है वो कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो वो उनको भी दिया जाएगा और उसकी कॉपी भी रखी जाएगी, और इसके खिलाफ जो मुहिम चल रही है, जो मुहिम चला रहे हैं, उन सबको ये दस्तखत दी जाएगी। माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि 6, 7, 8 हजार तक की पब्लिक की सिग्नेचर ऐसे ही हो जाएगी सिर्फ जुम्मा की नमाज के अंदर, और ये मुहिम कल तक के चालू रहेगी। जिसको आके सिग्नेचर करना है कर सकते हैं, और ये हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना नहीं चाहते। जो 71 साल से कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी के पर हम अमल करेंगे, नई कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं करेंगे। कोशिश जितनी कर सकते उतनी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि होना चाहिए। जैसे अब मुसलमान है, सब एक साथ होकर जो सिग्नेचर्स करे, सब करे, सब एक साथ होंगे तो होगा कुछ ना कुछ। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जमहूरियत का मसला ये, और इसको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। Everyone has right to express his thought. हमारे तासुरात ये है कि पूरा हिंदुस्तान रो रहा है
और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को अमन मिले, शांति मिले। तो अमन के लिए हम चाहते हैं हिंदुस्तान के अहले सुन्नत वल जमात से लेकर तमाम तंजीमें आगे आए और आगे आ रही है। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में मैदान में कूद पड़ा है। उलमा बोर्ड की जानिब से डॉक्टर अंबेडकर रिसर्च सेंटर में एक मशावरती इजलास हुआ। इस इजलास में शहर के चुनिंदा नामवर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर एनआरसी को लेकर मुख्तलिफ तजावीज़ात पेश की गई। उलमा बोर्ड के जिम्मेदारों का कहना है कि जलसे जुलूस और धरनों के अलावा अपनी बात हुकूमत तक मौसर अंदाज में पहुंचाने का काम उलमा बोर्ड के जिम्मेदारान करेंगे। इस ताल्लुक से रियासती और मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी और मुल्क के बाशिंदों की आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत और पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ मुंबई में एहतजाज किया गया। मुंबई में वाक़ई गांधी मुजस्मे के अहाते के बाहर यूपी पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने यूपी पुलिस के जरिए तशद्दुद पर की पुरजोर मजम्मत की और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हुकूमत को बर्खास्त करने का पुरजोर मुतालबा भी किया। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने यूपी पुलिस और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद से बात की। उत्तर प्रदेश हुकूमत और पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ मुंबई में पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। जिस तरह से यूपी पुलिस में जो है वो गुंडागर्दी मची हुई, यूपी पुलिस जो है मासूमों को मारी है, इसके खिलाफ जो है वो यहाँ पर एक प्रोटेस्ट रखा गया क्योंकि यहाँ पर लोग बैठ गए थे। गांधी स्टेच्यू के अंदर जो अहाता है वहाँ पर इनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो खड़े हुए हैं यहाँ पर गेट पर और हम इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या मुतालबा है, आप लोग क्यों यहाँ पे जमा हुए हैं और किस बुनियाद पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से यूपी में गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरह से वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है बदले की भावना से काम कर रहे हैं, एक खास समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मैसेज देने की जरूरत है कि ये देश गांधी की नजरियात पर चलने वाला देश है। ये देश जो है अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों पर चलने वाला देश है और कहीं ना कहीं इस गुंडागर्दी को बंद करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो जो पुलिस अफसरान है जिन्होंने इस गुंडागर्दी को करा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है और हमारा मुतालबा है कि सीएम मस्ट रिजाइन, नथिंग लेस देन दैट। इस सीएम मस्ट गो, योगी को जाना पड़ेगा, उससे कम कुछ नहीं चलेगा। सेम। अच्छा, आप जी देखिए, मदरसे के बच्चों का हमने जब वीडियो देखा हमको बड़ा अफसोस हो गया। वो बच्चे तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे, वो अपने मदरसों में बैठे थे और इस कदर डरा के आपने उनको मारा है और बच्चे जो है ना दब दब के मर गए। ये सोचिए ये कितनी बुरी हालत है यूपी की। आप बनारस को देख लिया, मुजफ्फरनगर एक मौलवी साहब को मारा गया, पूरे यूपी में आप ये कर रहे, आप एक बता रहे हो कि आप ना मर दो करके। फिर समझे, यूपी पुलिस को भी सोचना चाहिए और आदित्यनाथ को भी सोचना चाहिए कि निहत्ते लोगों को इस तरह मारा जाता है किसी को। एक आवाज़ ये उठ रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस जो है वो खुद ही लोग उस पर हमला करे, मारे हैं। तो ये जो इल्ज़ाम लग रहा है इसके बारे में क्या बोलना है? इस तरीके की वीडियो काफी सामने आई है कि मॉब जो जा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको बाहर से पत्थर मार के वरगलाया गया है। बाहर से लोग आते हैं, इस तरीके का माहौल बनाते हैं, फिर प्रोटेस्टर्स पे लाठी चलाई जाती है। ये तो काफी सारे वीडियो आ चुके हैं, इसमें ये इल्जाम है लोग प्रोटेस्ट करने वालों पर। और मान लो ऐसे 2-4 लोग ऐसे निकल भी गए, उसके ये नतीजे में आप बेकसूर लोगों को मारोगे, उनकी लाशें गिराओगे, ये तो इंसाफ नहीं है ना। उनके प्रीपेड गुंडे आके खुद फायरिंग भी कर रहे हैं, प्राइवेट फायरिंग भी हो रही है। उन्होंने खुद बताया कि 9mm के बुलेट्स वगैरह जो उन्हीं के लोग के बुलेट्स है और उनके प्राइवेट गुंडे खुद फायरिंग कर रहे हैं और उनको भाग जा रहे हैं। उनपे ज्यादातर जो जितने भी जुल्म किया है वो पुलिस के ड्रेस में नहीं, विदाउट पुलिस वाले में जैकेट पहन के ऊपर हेलमेट पहन के जो धोखे से लोगों ने जुल्म किया। वहाँ पे आप भी यहाँ पर आई हैं अपने बच्चे के साथ, क्या आपको लगता है कि जब यूपी पुलिस जो है वो बच्चों पर हमला करती है, घरों में घुस के तोड़फोड़ करती है, तो मतलब मुंबई में रहने वाले बाशिंदे पे जो है वो क्या असर पड़ेगा? हमें लगता है कि ये यूपी में आज हो रहा है, कल पूरे देश में हो जाएगा। हम प्रोटेस्ट करने का हक छोड़ लेंगे, हम अभी उनके लिए लड़े ताकि फिर हम बाद में नहीं कहे कि हमने तो देखा कि यूपी में हो रहा था, हम चुप रहे। जैसे हमने पहले कश्मीर के लिए चुप रहे थे, गुजरात के लिए चुप रहे थे, अभी हम चुप नहीं रहेंगे, हम अभी लड़ेंगे तो ये देश में पूरा नहीं फैल जाएगा। ऐसा देश में हम नहीं हो सकते, ये हमारा देश है, हम उनके लिए लड़ेंगे। और जो हम लड़ रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। दिल्ली में लोग सर्दी में बैठ रहे हैं 2 डिग्री में, औरतें और बच्चे और 90 साल की दादी यहाँ बैठ रही है। और जो यूपी में हो रहा है, माय गॉड, कोई कुछ कर भी नहीं रहा है, तो उनके घर जाके उनको मार रहे हैं और उनके पोजेशंस छीन रहे हैं, उसके घर बर्बाद कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि इंडिया में क्या हो सकता है अगर ये गुंडे लोग जो है इंडिया को टेक ओवर करेंगे। आप देख सकते हैं कि मतलब जिस तरह से
जज्बात और जिस तरह के एहसास यहाँ पर लोगों में उमड़े हैं यूपी पुलिस के खिलाफ। महात्मा गांधी के स्टेचू के बाहर इन्होंने एहतजाज किया है, क्योंकि इनका इरादा था कि ये अंदर जाकर एहतजाज करे, लेकिन यूपी पुलिस ने जो है वो, मुंबई पुलिस ने जो है वो उन्हें यहाँ पे रोक दिया और इन्होंने जो है वो उन्हें बाहर एहतजाज करने की ही इजाज़त दी है। बहरहाल यूपी पुलिस के खिलाफ जो है किस्म का सैलाब उमड़ता जा रहा है, उसके खिलाफ जो है किस्म के पूरे हिंदुस्तान में भावनाएं उमड़ती जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो इनका ये कहना है एहतजाजियों का कि एहतजाज के बावजूद और इनका खंडन करने के बावजूद भी जो है यूपी पुलिस की बर्बरियत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन सरोज जलाल के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। अकोला के पातोर शहर में उर्दू टीचरों के लिए एक सेमिनार का इनकाद अमल में आया। इस सेमिनार में मुख्तलिफ स्कूलों के टीचरों ने शिरकत कर तदरीसी पेशे से मुतल्लिक मसाइल पर गौर खौज किया। इस दौरान कांग्रेस लीडर और माहिर तालीम सईद कमरुद्दीन ने कहा कि अक़लियतों में तालीमी फुकदान को ख़त्म करने में टीचर ही अहम रोल निभा सकते हैं। उन्होंने टीचरों से कड़ी मेहनत करने की अपील की। आपको अपने अपने हेडक्वार्टर पर अच्छे से ले जाना है, इसलिए आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने तक अपनी तैयारी वहां करना है और वहां इनकलाब लाना है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे साथ जुड़ना है तो फना हो जाए कौम के लिए, उस गांव के लिए, शहर। महाराष्ट्र में तालीमी इनकलाब बर्पा करने वाले मारूफ समाजी जहदकार महात्मा ज्योतिबा फूले की अहलिया सावित्रीबाई फूले का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। सावित्रीबाई फूले 3 जनवरी 1831 में पैदा हुई थी। उन्हें भारत की अवलीन टीचर होने का एजाज हासिल है। सावित्रीबाई ने उस दौर में तालीम हासिल की जब पसमानदा तबकात के लिए तालीम हासिल करना गुनाह तस्वुर किया जाता था। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने अपने समाज को तालीम से आरास्ता करने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी और कई मसाइब का सामना किया, यहाँ तक कि उन्हें उनके ही समाज और ख़ानदान से बेदखल कर दिया गया। उस वक्त पुणे शहर के उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने न सिर्फ फूले ख़ानदान को सहारा दिया बल्कि उन्हें स्कूल खोलने के लिए ज़मीन भी दी और फातिमा शेख सावित्रीबाई फूले के तालीमी मिशन में उनकी बेहतरीन माउन साबित हुई। बहुजन समाज के उन मामारों को आज याद कर रहा है। सावित्रीबाई फुले और क्रांति सूर्य ज्योतिराव फुले, इन्होंने जो शिक्षा का आंदोलन खड़ा किया, उस शिक्षा के आंदोलन के समय यहाँ का जो सवर्ण वर्ग था, जो मनुवादी व्यवस्था थी, उन्होंने उनको बहुत सारी मुश्किलें पैदा की। लेकिन यहाँ की जो फातिमा बी शेख और उस्मान जी शेख, इन दोनों दाम्पत्यों ने सावित्रीबाई फुले और क्रांति ज्योतिराव जी फुले, इनके शिक्षा के आंदोलन के लिए उन्होंने तन मन धन अर्पण करके अपनी जान की परवाह न किए और इस मनुवादी व्यवस्था से न डरते हुए उन्होंने जितना कुछ हो सकता है पूरा अपना न्यौछावर करके इस फुले दाम्पत्य को शिक्षा के इस आंदोलन के लिए बहुत सारा योगदान दिया है। सावित्रीबाई फुले, इनके जयंती पर सबको शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जब वो पढ़ाने के लिए उन्होंने शिक्षा का बेड़ा उठाया था, तब सबसे पहले उनकी जो विद्यार्थी थी उनका नाम था फातिमा बी शेख और वो भारत की सबसे पहली विद्यार्थियों में से उनका एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। देश में जब पहले स्त्रियों को शिक्षण का अधिकार नहीं था, वो शिक्षण का अधिकार मिलने के लिए फुले दंपत्ति ने बहुत बड़ा काम किया है, जिसके चलते इस देश में की पहली लड़कियों की पहली स्कूल भिड़ेवाड़े में पुणे में निकाली गई। आज उस वास्तु के बहुत खस्ता हाल है, उस वास्तु की दुरुस्ती होना चाहिए और वहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले का उच्च स्तर का स्मारक होना चाहिए, ये हमारी मांगनी है। वक्त हो गया कर्नाटक की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बेंगलुरु में 107वें इंडियन साइंस कांग्रेस का वजीर आजम ने किया इफ्तिताह। कहा, हिंदुस्तानी साइंसदानों का दुनिया भर में बज रहा है डंका। बेंगलुरु में शहरियत कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। जुमे की नमाज के बाद शहर के 2 इलाकों में एहतजाजी जलसे, शहरियत कानून वापस लेने की मांग। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम के मुतनाज़ा बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्लाह शरीफ ने कहा कि अब्दुल अजीम बीजेपी के एजेंडे पर कर रहे हैं काम।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 2 रोज़ा कर्नाटक का दौरा आज इख्तिताम को पहुंचा है। पीएम मोदी आज दोपहर को बेंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आज वज़ीर-ए-आज़म ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में 107वें इंडियन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया। अपने खिताब के दौरान पीएम मोदी ने साइंस इंडिया टेक्नोलॉजी के फरोग पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क की तरक्की की रफ्तार साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर मुनहसर है। भारत के विकास में, विशेष तौर पर ग्रामीण विकास में टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को हमें और व्यापक बनाना है। आने वाला दशक भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस के लिए एक डिसाइसिव समय होने वाला है। विशेष तौर पर कॉस्ट इफेक्टिव एग्रीकल्चर और फार्म टू कंज्यूमर के बीच के सप्लाई चेन नेटवर्क को लेकर अभूतपूर्व संभावनाएं टेक्नोलॉजी लाने वाली है। इसका सीधा लाभ गांव को होने वाला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होने वाला है। आप सभी को ये भी जानकारी है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। इस अभियान की ताकत भी टेक्नोलॉजी है। अब यह आपका दायित्व है कि पानी की रिसाइकलिंग और रीयूज के लिए प्रभावी और सस्ती टेक्नोलॉजी कैसे विकसित करें। एक प्रकार से वाटर गवर्नेंस आपके लिए एक नया फ्रंटियर है। घर के भीतर से निकलने वाले पानी को खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग कर पाएं, इसके लिए सस्ता और प्रभावी समाधान आपको तैयार करना है। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ बेंगलुरु में एक बार फिर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे हुए। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के दौरे पर आए हुए थे। इसके पेश नज़र सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद जुमे की नमाज के बाद शहर के 2 इलाकों में एहतजाजी जलसे मुनक्किद हुए। चामराजपेट की ईदगाह जदीद और टेनरी रोड में मरकज अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल के तहत पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे रूफ अहमद हुलूर ने उलमाए किराम, दानिश्वरों और दलित तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। CAA, NRC, NPR के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। जुमे की नमाज के बाद शहर के 2 इलाकों में टैनरी रोड और चामराजपेट में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया हज़रत बिलाल के सामने। यहाँ पर मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के तहत एहतजाज हुआ है। बताइए मौलाना, आज के इस मौके पर क्या पैगाम दिया गया है? मैं कहूँगा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हिंदुस्तान हमारा। आज पूरे हिंदुस्तान के हालात एकदम बिगड़ी हुई है। पूरे जितने भी मज़ाहिब के लोग हमारे हिंदुस्तान का गुलदस्ता बने हुए थे, वो तमाम के तमाम आज जो CAA जो ये कानून नाफिज किया गया है, ये लोगों पर बांधा गया है, लोगों पर ज़बरदस्ती इसको आयद किया गया है, जो मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ है। ये हमारे मुल्क में नफ़रत फैलाने वाला ये कानून है। ये गंगा और जमुना तहज़ीब को तोड़ने वाला ये कानून है। इस कानून के ख़िलाफ़ हम तब से ये कानून हुकूमत ने नाफिज किया है, तब से हम रोड पर आ गए हैं। और मुसलमान ही नहीं बल्कि ये पूरे मुल्क के तमाम मज़ाहिब के तमाम लोगों के ख़िलाफ़ ये बिल पास किया गया है। हम इस बिल को हरगिज़ नहीं मानेंगे। सिर्फ शहर बेंगलुरु ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम शहरों में, खा दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, हर जगह इस कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर। वजह उसकी क्या है कि यह कानून किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये कानून संविधान के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के ख़िलाफ़ है, जो संविधान में है उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए आज तमाम लोग बिला तफरीक़ व मज़हब व मिल्लत बल्कि तमाम लोग रोडों में निकल आए हैं और बेजान बेकसूर वालों पर पुलिस डंडे
लाठी बरसा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग सड़कों से नहीं हट रहे। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग आए हैं हिंदुस्तान को बचाने के लिए। आप कहते हैं कि हम अमन और शांति को लाने वाले हैं, हम यहाँ चाहते हैं कि सब मेल मिलाप में रहे। आज पूरा भारत जल रहा है, उसके बावजूद भी आप चुप्पी लेकर के बैठे हुए हैं और एक आवाज़ नहीं दे रहे हैं और ऐसा इख्तिलाफी बात कर रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाएं और आपकी हुकूमत बाकी रह जाए। क्या यही हमारे देश का कानून कहता है, संविधान कहता है? जिस संविधान की आप कसम खाते हैं पार्लियामेंट में रह करके उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कितने अफसोस की बात है। एहतजाज में दलित तंजीमों के नुमाइंदों ने भी हिस्सा लिया है। ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನನ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು RSS ಮತ್ತು BJP ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದನೇ ಒಂದು ಇವತ್ತು NRC CAA ಅಂತ ತಂದರು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮರೆಮಾಚೋದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೂಡಲೇ SC/ST ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, SC/ST ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂತನ್ನೋ ಇದನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. हर दिन एहतजाज हो रहे हैं। 2 दिन का PM का दौरा था कर्नाटक का। इस मौके पर उन्होंने इसका भी जिक्र किया, CAA का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस इस एहतजाज के पीछे है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी साहब जो है थोड़ा बौखला गए हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इस तरीके से जो है इस मुल्क में सारे लोग मजहब को भूल के संविधान के फेवर में आ जाएंगे। उनको पता नहीं था। जैसे उनको पता चलना शुरू हो गया तो अपनी बौखलाहट में कुछ भी ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का है, ये गद्दारों का है, ये कांग्रेसियों का है। नहीं, हम ना कांग्रेसी है ना BJP है, हम इस देश के शहरी हैं। हम भारतीय नागरिक होने के नाते एहतजाज कर रहे हैं। तो अब ये नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह का जो भी मामला है इनका, तो ये संविधान के साथ खेलना चाह रहे हैं। संविधान के साथ खेलना, हिंदुस्तान को तोड़ना, हिंदुस्तान के बंटवारा करने की बात कर रहे हैं ये। तो ये मामला जो है पहले से ये लोग पहले से होशियार होना था और इससे पहले पूरे आज जो होशियार हुए हैं, तो ये आज बड़ी खुशी की बात है। जगह जगह पे जो है वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं। अब दुश्वारी ऐसी होने वाली है, हर वक्त जो है इन्होंने नई सो कानून नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं तकलीफ देने के लिए। अभी आराम से ज़िंदगी करने के लिए गौर करीब जीना दुश्वारी है। सबको जिलाने का वादा करके आए थे, अब सबको मारने का वादा करते हुए ज़िंदगी कर रहे हैं। ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। और इसको जो है ना सिर्फ मुसलमान, इस मुल्क का OBC समाज है, दलित समाज है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, ये सारे लोग मिलकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जब रास्ते पर निकल रहे हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे ही शहर में आके हम लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं तुम लोग प्रोटेस्ट करते। हम पाकिस्तान के खिलाफ या किसी के फेवर में करने का कुछ नहीं है। यहाँ बात सिर्फ इतनी है, हमारे मुल्क के संविधान को बचाने की ज़रूरत आ गई है, तो आपसे हम ज़रूर बचाएंगे। ये हमारा एक मैसेज है इनको। इसके अलावा मुसलमान हो और जितने भी ये एहतजाजी तिरंगा लहराए हैं, तो ये तिरंगे को देख के क्या बोल रहे हैं, ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये इनकी ये दोगली सियासत है और इस सियासत को जो है आज लोग जान चुके हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे, हम लोग शहर भी बंद करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाजरीन कि हर दिन एहतजाजात हो रहे हैं। आज वज़ीर आज़म बेंगलुरु के दौरे पर थे, हिफाजती इंतज़ामात सख्त कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद जुमे की नमाज के बाद एहतजाजात का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है और ये पुरजोर मांग की जा रही है कि हुकूमत फौरी तौर पर शहरियत तरमीमी कानून को वापस ले या NRC को नाफिज न करे। कैमरामैन नूर अहमद शरीफ के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। CAA और NRC के खिलाफ गुलबर्गा में भी तसलसल के साथ एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ तंजीमें अपने अपने तौर पर एहतजाज दर्ज कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स और सोशल एक्टिविस्ट भी इसमें शामिल हैं। हुकूक इंसानी और समाजी कारकुनों ने टीपू चौक पर सत्याग्रह करके अपने एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक पैगाम पहुंचाने के लिए बाबा कौम महात्मा गांधी के रास्ते से बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इसे मुंतखब किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि जमहूरी दायरे में रहकर CAA की जितनी मुखालफत की जा सकती है उतनी करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। That's why the Constitution, see, equality, liberty, fraternity, justice, no? That's why we say sovereign, socialist, secular, democratic, republic state. And today we feel what has happened to this our country. Why the government is doing this? And especially the government taken the oath on this Constitution, they should have been more pro people.
Look at this stage. This is hardly five square feet. There is father. He is a Christian. Mr. Maruti, fatherly figure. We respect. He is a Hindu. I am a Muslim. Here we are all Indians. You are not able to divide people sitting in 5 square feet. You are trying to divide Hindu, Muslim in entire 2.7 million square miles. I mean, have some logic. Now, I don't want to go into further details what's happening. Just stop this unrest. एक्ट के अगेंस्ट हैं और ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन को तो वायलेट कर रहा है, साथ ही साथ इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके भी एक्ट को वायलेट कर रहा है। तो हमें सोचना चाहिए कि ये गलत जो भी मैसेज है गलत जा रहा है पूरी दुनिया में। तो हम यही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो भी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, उसको स्ट्राइक डाउन करें। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम के मुतनाज़ा बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। उनके उस बयान को कि हिंदुस्तान के 99% मुसलमान हिंदू थे दानिश्वर गैर जिम्मेदाराना बयान करार दे रहे हैं। रोज़नामा पासबान के एडिटर उबैदुल्ला शरीफ ने कहा है कि अब्दुल अजीम अक़लियतों के हक़ों की हिफाजत के बजाय बीजेपी के एजेंडे को नाफिज कर रहे हैं। बुलेटिन में इतना